बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। तो आज हम, जैसे कि पता है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे 2 क्वेश्चंस जो बचे रह गए थे, आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमें कुछ सीरीज दी गई हैं और उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछे हैं। बहुत इजीली हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली जो सीरीज है, फर्स्ट टर्म को लेके तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फर्स्ट टर्म यानी कि ये वाली टर्म, तो a इज इक्वल्स टू 3 हो गया। और d कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 माइनस 3 यानी -2। अब ये जो d मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों टर्म को, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को हम माइनस करेंगे तो हमें d मिल जाता है। जैसे अगर मैं -3 -1 करूँगी तब भी d आएगा, क्योंकि वो सारे d सेम ही होते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से d कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिया, a की वैल्यू -5, d की वैल्यू -1 फिर -5, यानी कि -1 + 5 4। थर्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 1/3, d इज इक्वल्स टू 5/3 -1/3, दैट इज 5 - 1 4/3। फोर्थ वाला पार्ट, a इज इक्वल्स टू 0.6 एंड d इज इक्वल्स टू 1.7 - 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हम a और d कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें अपनी सीरीज पहचाननी होंगी कि कौन सी AP है और कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कुछ APs दी गई हैं, मतलब कुछ सीरीज दी गई हैं, पहचानना है इसमें से कौन कौन सी AP है, और अगर AP हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और आगे की कुछ टर्म्स और बतानी है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज दी है वो है 2, 4, 8, 16। अब कैसे चेक करेंगे, हर 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो AP है, वरना नहीं है। तो जैसे कि मैंने सॉल्व किया इसमें 4 - 2 2, फिर उसके बाद 8 - 4 4। जैसे ही ये नंबर मुझे डिफरेंट मिल गया, आगे मैं नहीं भी चेक करूं तो भी मुझे पता है कि क्योंकि ये AP नहीं हो सकती है। अगर एक भी डिफरेंस डिफरेंट है तो ये AP नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट एन AP। तो पहली वाली तो AP नहीं है। चलो दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे में है 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। तो पहला डिफरेंस मैंने निकाला 5/2 - 2 का, तो क्या हो जाएगा, 2 LCM 5 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2। अब हम सेकेंड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 3 - 5/2, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म। फिर 2 LCM लिया, 2 3 ज़ा 6 -5 1/2। ये दोनों सेम आ गए तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। जब तक सारे सेम नहीं आ जाते तब तक हम हाँ नहीं कर सकते। तो अब मैंने तीसरी टर्म ली 7/2 - 3, LCM लिया 2 2 7 - 3 2 ज़ा 6 1/2। अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स लिखी हैं सबका डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये AP है, और ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ये जो मैं कंटिन्यूसली माइनस कर करके निकाल रही हूँ ये कॉमन डिफरेंस ही है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया D इज इक्वल्स टू 1/2। अब उन्होंने कहा इसके आगे की 3 टर्म्स हमें और बतानी है। तो ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं। मैं 5th टर्म जब बताने जाऊंगी तो 7/2 में मुझे 1/2 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 8/2, यानी वो 4 हो जाएगी। 6th टर्म जब मुझे निकालनी है तो मुझे 4 में 1/2 ऐड करना पड़ेगा। 2 LCM 4 2 ज़ा 8 8 + 1 9/2 हो जाएगी। और 7th टर्म जब निकालनी है तो 9/2 में 1/2 प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 10/2, यानी कि 5। तो हमारी जो AP है उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो गई, एक है 4, फिर एक है 9/2 और फिर एक है 5। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट AP था, कॉमन डिफरेंस D जो है उसका 1/2 आया, और नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गई। थर्ड पार्ट -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले सेकेंड में से
फर्स्ट टर्म को माइनस करना है क्योंकि उसका साइन माइनस है, दोनों साइन मिलकर के प्लस बना देंगे, -3.2 + 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.0 यानी -2 इसकी वैल्यू आ गई। बाकी की चेक करते हैं, -5.2 और माइनस माइनस मिलके +3.2, माइनस किया -2.0 यानी 2, फिर -7.2 +5.2, फिर से -2, यानी कि हमारे सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। ये भी AP है, D की वैल्यू है इसमें -2, और अगर मुझे आगे की टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो -7.2 में से मैंने 2 ऐड कर दिया, -2 ऐड किया एक्चुअली, तो ये हो गया -9.2, फिर -9.2 में -2 किया, -11.2, और फिर -11.2 में -2 किया तो -13.2। तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या क्या हो गई, -9.2, -11.2 एंड -13.2। तो ये AP है, इसका D -2 है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स ये वाली हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट जो है वो मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। इसमें कहा गया है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले -6 और फिर माइनस का साइन और फिर -10 आएगा तो +10 हो गया, यानी हमारे पास बचा 4। फिर मैंने -2 लिया, फिर माइनस और -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा, फिर से 4 आया, फिर मैंने 2 लिया, फिर माइनस और -2 किया, +2 यानी 4। यानी इसमें भी सारे कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब ये भी AP है और इस AP का D कितना है, 4 है, और इसकी आगे की टर्म्स जब हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इनमें +4 करते रहेंगे। तो 2 + 4 हमारे पास 6 आ गया, यानी अगली टर्म इसकी 6 है। 6 + 4 करेंगे 10 आ गया, यानी इससे अगली टर्म 10 है, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 आ गया, यानी इससे अगली टर्म हमारी 14 है। तो ये AP है, इसका D 4 है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स 6, 10 और 14 है। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में 3 + √2, जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 से 3 कैंसिल, √2 हो गया। फिर उसके बाद 3 + 2√2। अब की बार इसमें से मुझे 3 + √2 सब्ट्रैक्ट करना है, और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं एक बाइनॉमियल या किसी बड़ी टर्म का, तो उसमें सबके साइन चेंज होते हैं। तो 3 का साइन भी नेगेटिव होगा और √2 का साइन भी होगा, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। 2√2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट किया, √2। इसी तरह से अगली वाली टर्म ली मैंने 3 + 3√2, इसमें से 3 और 2√2 को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का साइन माइनस हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, √2 बचा। यानी फिर से सारे कॉमन डिफरेंस हमें किस तरह से मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब D की वैल्यू क्या हो गई, √2। और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, तो हमारी जो लास्ट टर्म है वो है 3 + 3√2, उसमें मैंने एक √2 ऐड कर दिया, 3 + 4√2। फिर 3 + 4√2 में मैंने √2 ऐड किया, 3 + 5√2, और इसके बाद 3 + 5√2 में एक और √2 ऐड करेंगे, तो 3 + 6√2। तो यानी हमारी जो फिफ्थ वाली सीरीज़ है वो भी AP है, उसका कॉमन डिफरेंस √2 है, और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। तो ये फर्स्ट 5 पार्ट्स। अब आगे के लेते हैं। अब सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें जो सीरीज़ दी है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, माइनस करते हैं। 0.22 में से मैंने 0.2 सब्ट्रैक्ट किया, तो पहले 2 बचा, फिर 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू बची वो है 0.02। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें 3 बार 2 है और इसमें 2 ही बार 2 है, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि पहले 0 आएगा, फिर 2 0 आएंगे, फिर 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो चुका है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ मैं लिखने जा रही हूँ ये AP नहीं है। आगे वाले भी मुझे पता है, जब मैं इसे माइनस करूँगी तो जो फर्स्ट 3 2s हैं उनकी जगह 0 आएगा और फोर्थ प्लेस पे 2 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कहीं भी सेम नहीं है, सो ये AP नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन AP।
अब हम चेक करते हैं सेवेंथ वाली में 0 -4, ये तो क्लियरली दिख रही है कि AP है, क्योंकि अगर हमें किसी नंबर की टेबल दिख जाती है तो वो टेबल हमेशा AP में ही होती है। तो ये भी एक टेबल है, करके दिखाएंगे। -4 -0 यानी -4, -8 फिर -4 यानी कि -8 + 4, ये फिर से -4 हो गया। -12 यानी +8, ये भी -4 हो गया। यानी हर बार कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो ये AP है। इस AP के लिए D की वैल्यू -4 है, और अगर मैं आगे की सीरीज़ निकालूंगी तो हर बार, क्योंकि मुझे -4 ऐड करना है, तो एक तरीके से ये 4 की टेबल के नंबर्स हो चुके हैं। तो -12 -4, -16 -16 -4, -20 -4 -24, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो गई इसमें, -16 -20 एंड -24। तो ये 7th पार्ट का। 8th पार्ट में आते हैं। 8th पार्ट में लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जिस सीरीज़ में सारे नंबर सेम होते हैं वो हमेशा AP होती है, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस 0 आता है। -1/2 और फिर इसको लेंगे तो +1/2, 0। अब मैं आगे के सारे नंबर लूँगी, ये सेम चीज़ बनती रहेगी। इसका मतलब इसका D क्या है, 0 है। और इसके आगे की टर्म्स भी सेम रहेंगी, यानी इसके आगे भी जो टर्म्स आने वाली हैं वो -1/2 -1/2 एंड -1/2 ही रहेंगी। तो जिस सीरीज़ में सारे नंबर सेम मिलें उसका D 0 होता है, और उस सीरीज़ में वही नंबर आगे भी रिपीट होता रहता है। इसके बाद हम आते हैं 9th पार्ट पे, जिसमें नंबर्स दिए गए हैं 1 फिर 3 फिर 9 फिर 27। अब सॉल्व करके तो खैर मैं बताऊंगी ही कैसे होता है, लेकिन बिना सॉल्व किए भी मुझे दिख रहा है कि ये जो सीरीज़ यहाँ लिखी है ये AP नहीं है। वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि AP के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि उसमें एक ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, पर इसमें एक ही नंबर मुझे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। 1 में 3 मल्टीप्लाई किया 3 में 3 मल्टीप्लाई किया 9 में 3 मल्टीप्लाई किया 27। इसका मतलब ये AP तो नहीं है, पर हम किसी को कैसे एक्सप्लेन करें, इसलिए हम उसे माइनस करके ही दिखाएंगे। 3 - 1 2 और 9 - 3 6, डिफरेंट हो गया नंबर। इसी तरह 27 - 9 करेंगे तब भी हमारे पास एक डिफरेंट नंबर आएगा, तो हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट एन AP। और इसके बाद अब हम आते हैं 10th पार्ट पे। 10th पार्ट में हमें दिया गया है A फिर 2A फिर 3A फिर 4A। इसको हम कैसे करेंगे, 2A में से A सब्ट्रैक्ट किया A आया, 3A में से 2A सब्ट्रैक्ट किया फिर से A आया, 4A में से 3A सब्ट्रैक्ट किया A आया। इसका मतलब सारे डिफरेंसेस हमारे सेम आ रहे हैं, तो ये AP है। इस AP का कॉमन डिफरेंस A है, और अगली टर्म में हमें A ऐड करते चले जाना है। तो 4A में A ऐड किया 5A में किया 6A, और 6A में ऐड किया तो 7A। तो इस तरह से हम इसके आगे के टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे 10 पार्ट, और अब हम आगे क्या करेंगे 11th पार्ट। इसमें क्या कहा गया है कि A² A³। अब आप पता चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हम एक ही नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो वो AP होती नहीं है। यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है। A में A मल्टीप्लाई किया A² में A मल्टीप्लाई किया A³ में एक और A मल्टीप्लाई किया, यानी ये AP होने के चांसेस नहीं हैं। पर एक्सप्लेन कैसे करें, तो A² - A। अब A कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा A - 1। इसी तरह से A³ - A², इसमें से A² कॉमन आएगा, अंदर A - 1। यानी हर बार जो नंबर आ रहा है वो पिछली बार वाले नंबर से मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट है। इसका मतलब ये AP नहीं है। नो दिस इज नॉट एन AP। अब हम आते हैं इन दो क्वेश्चंस पे। अब इन दोनों क्वेश्चंस की खास बात यह है कि अभी फ़िलहाल देखने में कुछ सेम से ही लग रहे हैं। देखते हैं क्या सेम है क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं 12th पार्ट की। 12th पार्ट में जो रूट्स के नंबर हैं उन्हें उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा है कि मिक्स्ड सर्ड्स और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, मतलब इनका इर्रेशनल पार्ट जो है उसको चेक करना है कि पूरी तरह इर्रेशनल है भी कि नहीं।
तो √2 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। इसी तरह √18 का मतलब होता है 2 फिर × 3 × 3। फिर इसी तरह 32 जो होता है उसमें 2 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट होता है। तो अब अगर हम इसमें पेयरिंग करने जाएंगे तो पहला वाला √2 तो एज इट इज रहेगा, इसमें से ये जो 2 है इनका पेयर बन गया, 2 बाहर √2 अंदर। यहाँ पे ये जो दोनों 3 हैं इनका पेयर बन गया, 3 बाहर √2 अंदर। यहाँ पे 2 के 2 पेयर्स बन गए, यानी कि 2 × 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4√2। तो ये है इस पूरे चारों टर्म्स की सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब हमें इन्हें माइनस करना है, जैसे है ये उस पोजीशन पे माइनस नहीं करना। तो अब 2√2 में से मैंने √2 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया √2। 3√2 में से मैंने 2√2 सब्ट्रैक्ट किया तो भी √2। 4√2 में से मैंने 3√2 सब्ट्रैक्ट किया तो भी √2। इसका मतलब सारे डिफरेंसेस मेरे बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। तो इसका जो D है वो हो गया √2, और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, जैसे कि अब दिख रहा है यहाँ पे 4√2 है तो वो बन जाएगी √2 4√2 + √2 यानी 5√2। उससे नेक्स्ट में हम फिर √2 ऐड करेंगे 6√2 और 7√2। तो हम इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने सारे नंबर रूट के अंदर दिए हैं तो हम इसे अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 5 = 25, और 25 को 2 से किया तो 50, तो यानी इसकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी √50। अब उसे √50 लिखें या 5√2 लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 6 को अंदर ले गए, 6 6 = 36 और 36 2 = 72, तो अगली टर्म हो गई √72। 7 7 = 49 और 49 2 = 98, तो हम इसे √98। तो अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखना है तो हम इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे ये आंसर भी करेक्ट है। अब जो इसका 13th पार्ट है ज़रा ध्यान से देखिए, दिखने में तो वो भी ऐसा सा ही है, पर उसकी जब मैं सिंप्लीफिकेशन करने गई √3, √6 का बन गया 2 × 3, कोई पेयर नहीं बन रहा। 9 का 3 × 3 पेयर बन गया है। 12 का बनता है 2 × 2 × 3। अब इसमें क्या सॉल्व हो रहा है, √3 एज इट इज़ रहेगा, 2 × 3 में कोई पेयर नहीं है इसलिए भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसमें से ज़रूर पेयर आ गया, 3 बाहर, इसमें से 2 बाहर, √3 अंदर। पर ये सब नंबर्स जो हैं किसी भी तरह एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। √6 - √3 इसका कोई फर्दर सोल्यूशन नहीं है, तो ये आंसर एज इट इज़ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि √3 मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर बच जाएगा √2 - 1। जब मैं 3 - √6 करने जाऊँगी तो इसमें से भी अगर मैंने मान लो √3 कॉमन ले लिया, वैसे तो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आंसर हर हाल में डिफरेंट ही है, फिर भी ले लिया तो ये बचेगा √3 - √2, और ये आंसर्स किसी भी तरह सेम नहीं है। आगे भी करेंगे तो ये सेम नहीं आएंगे, यानी ये 2 सीरीज़ जो एक जैसी दिख रही हैं पर दोनों का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, ये AP नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन AP। अब हम आते हैं अगले 2 क्वेश्चन में। इन दोनों क्वेश्चंस की भी यही खास बात है, दिखने में दोनों कुछ कुछ एक जैसे हैं, पर सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि सच में एक जैसे हैं भी कि नहीं। वो कैसे, पहले 14th पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब हमें इनके स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। माइनस करना शुरू किया, 9 - 1 8, पहला नंबर 8 हो गया है। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, पर ये नंबर तो डिफरेंट आ गया। जैसे ही ये नंबर डिफरेंट आया हमें पता चला कि इसका मतलब ये AP नहीं हो सकती। आगे भी मैं 49 में से 25 माइनस करूँगी तो 24 आएगा, यानी ये सारे नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे नो, दिस इज नॉट एन AP। अब हम आते हैं 15th पार्ट पे। इसमें क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, फिर 73 एंड सो ऑन। अब हम इन्हें माइनस करके देखते हैं। 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 24, 49 में से
25 सब्ट्रैक्ट किया, ये भी 24, 73 में से 49 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 24 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये एपी है। इसका मतलब ये हुआ, क्या पता चला इन चारों क्वेश्चन को देख के क्या पता चला कि सिर्फ देख के डिसाइड करना कई बार मुश्किल होता है, दो सेम जैसी दिखने वाली चीज़ों में भी कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमेशा सॉल्व करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि एपी है या नहीं। तो यहाँ पे क्या पता चला, ये तो एपी है और इसका डी कितना है 24। तो अब आगे की टर्म्स निकालने के लिए मैं 73 में 24 ऐड करूँगी तो ये हो गया 97, फिर 97 में 24 ऐड किया तो ये हो गया 121, फिर 121 में 24 ऐड किया तो ये हो गया 145। तो इस तरह से हम अपने जो नंबर्स हैं उनमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब अगले वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज जिसमें हम nth टर्म के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको मुझे बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।